नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी राणा सांगा के नाम पर मचे सियासी घमासान की, साथ ही करेंगे बिहार में शराबबंदी की असली तस्वीर का पर्दाफाश और सांसदों की बड़ी सैलरी और देश में बढ़ती बेरोजगारी पर भी उठाएंगे सवाल। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। हिरासत में रहकर संसद सत्र में शामिल होंगे इंजीनियर राशिद, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। बारामूला के नबलौन में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ, हथियारों का जखीरा भी हुआ बरामद। संभल की सड़कों और छतों पर नमाज की अनुमति नहीं, पीस कमेटी की बैठक में पुलिस ने दिए निर्देश। मेरठ सौरभ हत्याकांड में मुस्कान के घर से लिए खून के नमूने, साथ ही नक्शा भी किया गया तैयार। दिल्ली के बाहर शिफ्ट हो जाएगी तिहाड़ जेल, सीएम रेखा गुप्ता ने बताया खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए। रॉ पर लगे बैन, धार्मिक आजादी पर अमेरिकी पैनल ने की मांग। ओम बिरला पर भड़के राहुल गांधी, कहा संसद में बोलने नहीं दिया जाता। सैलरी चुराने साड़ी वाली दीदी आई, कुणाल कामरा ने अब निर्मला सीतारमण पर कसा तंज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष और शिक्षक भड़के, जमकर हुई मारपीट। शेयर बाजार में 7 दिनों से जारी बढ़त पर ब्रेक, सेंसेक्स 729 अंक टूटा, निफ्टी 23,500 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। वक्त है अपनी खास रिपोर्ट्स की ओर बढ़ने का। आज समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार करार दिया था। ये हमला इतना बड़ा कि प्रदर्शनकारी सुमन के घर में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने और करणी सेना के बीच तगड़ी झड़प देखने को मिली और कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। और करणी सेना ने अपना गुस्सा इस हद तक दिखाया कि वे बुलडोजर लेकर सुमन के घर तक पहुंच गए और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल 21 मार्च को राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहकर हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों को चौंका दिया था। जैसे ही सुमन का बयान सामने आया, देश भर में विरोध शुरू हो गया, खासकर राजपूत समुदाय में। ये बयान गुस्से का कारण बन गया। ये विरोध इतना बड़ा कि सपा के खिलाफ न केवल सड़क पर प्रदर्शन होने लगे, बल्कि संगठनों ने सपा के दफ्तरों के बाहर पुतला फूंका और नारेबाजी की। अब जब ये विवाद बढ़ा तो रामजी लाल सुमन ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मेरे बयान से किसी समाज के वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, इसके लिए मुझे खेद है। मेरा उद्देश्य कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं सभी जाति, धर्म और वर्गों का सम्मान करता हूं। अब सवाल यह है कि उन्होंने क्या कहा था जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। दरअसल सुमन ने राज्यसभा में कहा था, भारतीय मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते, वे पैगंबर मोहम्मद और सूफी परंपरा का पालन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबर को यहाँ लाया किसने था? राणा सांगा ने ही बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। तो अगर बाबर का वंशज मुसलमान माना जाता है तो राणा सांगा के वंशज हिंदू क्यों नहीं? ये बयान इतना सनसनीखेज था कि इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तीखा बयान देते हुए कहा, क्या ये वही लोग हैं जो बाबर, औरंगजेब और जिन्ना की महिमा का गुणगान करते हैं? क्या इनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये महाराणा प्रताप, राणा सांगा, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की महानता को समझेंगे? लेकिन अब इस विवाद के केंद्र में जो नाम है वो है राणा सांगा। लेकिन क्या आप वाकई में जानते हैं कि राणा सांगा कौन थे, जिनको लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है? तो आपको बता देते हैं कि राजस्थान के इतिहास में राणा सांगा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्हें 80 घाव लगे थे, लेकिन फिर भी वे युद्ध में डटे रहे। उनकी वीरता और शौर्य की गाथा आज भी सुनाई जाती है। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 में हुआ था। वे मेवाड़ के महाराणा रायमल के छोटे बेटे थे। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच संघर्ष हुआ। इतना बड़ा संघर्ष था कि उसका महाकाव्य था।
कि महाराणा सांगा के 80 घाव के बावजूद वो लड़ते रहे। उनका नाम सुनकर दुश्मन भी कांपा करते थे। उन्होंने दिल्ली को लक्ष्य बनाकर आसपास की सियासतों को जीता और मेवाड़ को सशक्त किया। 30 जनवरी 1588 को उन्हें षड्यंत्र के तहत जहर देकर मार डाला गया। देखा जाए तो इस वक्त राणा सांगा का मामला सियासत में जिस तरह से उछाला गया है, उसने इस पूरे विवाद में एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय सियासत में इतिहास और गौरव का मुद्दा सिर्फ राजनीति के हथियार नहीं बल्कि समाज की पहचान और भावनाओं से जुड़ा होता है। राणा सांगा जैसे वीर योद्धा जिन्होंने अपने रक्त से देश की धरती को सजोने के लिए जो गाथाएं लिखी, वे आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन सियासत के खेल में उनके नाम का इस्तेमाल केवल वोट की खींचतान और बयानों की तकरार बनकर रह गया है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगली रिपोर्ट्स की ओर। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां शराब पर पाबंदी है, जहां पर सुशासन होने का दावा किया जाता है, जहां अब चुनाव भी होने जा रहे हैं। उसी बिहार में शराब को लेकर एक ऐसी बात निकलकर सामने आई है कि आप भी अपना माथा पकड़कर बैठ जाएंगे। सरकार चाहे जनता को सुधारने के लिए कुछ भी कर ले, मगर जब तक जनता का साथ नहीं होगा कुछ बदलाव हो ही नहीं सकता। आपने कई बार सुना होगा कि शराब की तस्करी घोड़ों की पीठ पर दूध के डिब्बों में या फिर अंडरवियर में छिपाकर की जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शराब की तस्करी के ये तरीके आज भी जिस तरह से जिंदा हैं, अगर नहीं तो शराब बिहार के तस्करों के लिए सबसे चौंकाने वाले किस्से जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हाल ही में बिहार के जमुई जिले में एक अनोखा मामला सामने आया। होली के दौरान एक तेल के टैंकर से पुलिस ने 14 लाख रुपए की विदेशी शराब पकड़ी। जी हां, आपने सही सुना, इस टैंकर में एक तहखाना बना था जिसमें शराब को छिपाकर रखा गया था। शराब बंगाल से आई थी लेकिन उसे तस्करी के लिए तेल के टैंकर में छुपाया गया था। अब सोचिए, जब तेल के टैंकर से शराब पकड़ी जा सकती है तो शराब तस्करों की चालाकियों की कोई सीमा नहीं है। ऐसे में यह भी समझना होगा कि दुनिया भर में हर साल लगभग 30 लाख लोग शराब के कारण अपनी जान को गंवा देते हैं। भारत में भी ये आंकड़ा बहुत चिंताजनक है। करीब 2.6 लाख मौतें हर साल शराब सेवन से होती हैं, जिनमें से कई तो जहरीली शराब पीने के कारण होती हैं। WHO का कहना है कि शराब से होने वाली मौतों के आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं अगर हालात इसी तरह बने रहे। अब सोचिए, हर साल भारत में 5 अरब लीटर शराब पी जाती है और इसका 40% से ज्यादा हिस्सा अवैध होता है। इसका मतलब शराब पीने वाले लाखों लोग जानते हुए भी अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। सिर्फ तस्करी से ही नहीं, अवैध शराब की बिक्री से हर साल 15,262 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होता है। ये पैसे जिन्हें सही रास्ते में आना चाहिए था उन तस्करों के हाथ में चले जाते हैं जो बिना टैक्स दिए शराब को बेचते हैं। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 47 का पालन किया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य को शराब और अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बिहार ने ये कानून तो लागू किया, लेकिन क्या इससे सब कुछ ठीक हो पाया? जवाब है पूरी तरह से नहीं, मगर इसका प्रभावी असर जरूर हुआ। आइए इसको ऐसे समझते हैं। बिहार में 2016 के बाद से अब तक करीब 8.5 लाख FIR हुई हैं। बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से अवैध शराब के चलते 12.79 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 3.46 लाख लीटर शराब बरामद की गई। 266 लोगों को संदिग्ध मौत में 156 लोगों की मरने की वजह जहरीली शराब बनी। बिहार के बाहर 234 शराब माफिया गिरफ्तार किए गए। एजेंसियों का मानना है कि शराबबंदी के बाद ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ा है। शराबबंदी के बाद बिहार में कई अच्छे बदलाव देखने को मिले। लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार शराब पीने की दर में 24 लाख की कमी आई, घरेलू हिंसा में 21 लाख की कमी आई और यौवन हिंसा में 3.6% गिरावट दर्ज की गई। इन आंकड़ों से साफ है कि शराबबंदी से एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है, मगर ये बदलाव बना नहीं रह सकता क्योंकि लोग खुद
बाज नहीं आते। बिहार के 7 जिले नेपाल से सटे हुए हैं और यहाँ शराब की तस्करी एक आम बात बन चुकी है। जब बिहार में शराब नहीं मिलती तो लोग नेपाल से मंगवाते हैं। ये स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब नेपाल में शाम होते ही शराब का कारोबार चालू हो जाता है, क्योंकि पास वाले राज्य में बड़ी आसानी से शराब को भेजा जाता है। इन आंकड़ों को और घटनाओं के बाद तो यही कहना पड़ेगा कि शराब की तस्करी और इससे जुड़ी समस्याओं को हल करना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या शराबबंदी को पूरे देश में लागू किया जाएगा? क्या इससे जुड़े राजस्व नुकसान का समाधान निकाला जा सकता है? ये सवाल अब भी सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सरकार को सोचना होगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। देश में बेरोजगारी की समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है और सवाल ये है कि आखिर इस बेरोजगारी का हल कब मिलेगा, लोगों को महंगाई से कब राहत मिलेगी। ऐसे कई सवाल आज भी ताज़ा लगते हैं। मगर इसी बीच 2 दिन पहले सरकार ने एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी है और इस बढ़ोतरी का असर सीधे तौर पर उनकी सैलरी, भत्ते और पूर्व सांसदों की पेंशन पर भी पड़ेगा। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी और संसदीय कार्य मंत्रालय से सोमवार को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए बताते हैं आखिर आपके नेता और कितने अमीर हो जाएंगे। सांसदों की सैलरी अब 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,24,000 रुपए हो जाएगी। उनके दैनिक भत्ते में 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। सिर्फ सैलरी ही नहीं, सांसदों की पेंशन में भी इजाफा किया गया है। अब पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से बढ़कर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसके साथ ही 5 साल से ज्यादा सेवा करने वाले सांसदों को अतिरिक्त पेंशन भी 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो जहां एक और देश की आम जनता महंगाई और बढ़ती लागत से परेशान है, वहीं सांसदों को मिलने वाली ये बढ़ी हुई सैलरी और भत्ते बड़े ही आकर्षक लग रहे हैं। जबकि 2018 में सांसदों का मूल वेतन 1 लाख रुपया हर महीना तय किया गया था। इसका मकसद था कि उनकी सैलरी महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के हिसाब से हो। 2018 के बदलाव के अनुसार सांसदों को अपने क्षेत्र में ऑफिस चलाने और लोगों से मिलने जुलने के लिए 70,000 रुपए का भत्ता मिलता था। इसके अलावा उन्हें ऑफिस के खर्च के लिए 60,000 रुपए महीना और संसद सत्र के दौरान हर दिन 2,000 रुपए भत्ता मिलता था। लेकिन अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आप सोचिए, सांसदों को मिलने वाली ये सैलरी और भत्ते उनके वेतन तक सीमित नहीं है। वैसे वे अपने कामकाजी और व्यक्तिगत जीवन के लिए कई अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठाते हैं। जैसे हर साल उन्हें फोन और इंटरनेट के लिए भत्ता मिलता है। साल में 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट की सुविधा भी दी जाती है। काम के लिए या निजी तौर पर वो कभी भी फर्स्ट क्लास में ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। सड़क यात्रा के लिए उन्हें ईंधन खर्च भी मिलता है, यानी कि पेट्रोल का पैसा मिलता है। साथ ही हर साल 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी भी मुफ्त में मिलता है। लेकिन ये सब सुविधाएं तो तब हैं जब सरकार उनके कहने पर भी पूरा इंतजाम करती है। सांसदों को दिल्ली में 5 साल के लिए बिना किराए का घर मिलता है और उनकी सीनियरिटी के हिसाब से वे हॉस्टल के कमरे, अपार्टमेंट या बंगला प्राप्त कर सकते हैं। अगर वे सरकारी घर नहीं लेते हैं तो उन्हें हर महीने घर का भत्ता भी दिया जाता है। तो इसी बीच देश के आम नागरिक सोच रहे होंगे, जब सांसदों को इतनी सारी सुविधाएं और बढ़ी हुई सैलरी मिल रही है तो क्या कभी बेरोजगारों के लिए छोटी सी नौकरी भी ऐसे ही कोई उम्मीद दिखेगी या नहीं। जिन सांसदों को इतनी सुविधाएं मिलती हैं वो भी सदन में गरीबी और रोजगार का मुद्दा दमदार तरीके से नहीं उठाते। जबकि सीएमआई की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 8% से अधिक बनी हुई है। युवाओं के लिए नए रोजगार सृजन के नीति बजट में भी नहीं दी। आखिरकार सवाल वही है जो हमेशा से था, हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या है? क्या बेरोजगारी, महंगाई और आम आदमी के दर्द से जूझते हुए देश के भविष्य के बारे में कभी सोचा जाएगा, या फिर सत्ता के गलियारे में बैठे लोग बढ़ी हुई सैलरी और सुविधाओं का आनंद लेते रहेंगे? समझना होगा कि मामला सिर्फ सैलरी का नहीं, मामला समानता का है, न्याय का है और एक बेहतर भविष्य बनाने का है।
इस देश की जनता अपने हक के लिए हमेशा लड़ती रही है और आने वाले वक्त में भी वो लड़ाई जारी रखनी होगी। जब तक सरकार अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा नहीं देती, तब तक ये सवाल ऐसे ही बने रहेंगे। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात जरूर आपसे कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नाबालिग से हुए यौवन उत्पीड़न के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के फैसले को कठोर शब्दों में खारिज किया है, जिसमें जज ने कहा था कि नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को छूना और कपड़ों से छेड़छाड़ करना रेप की कोशिश के बराबर नहीं है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरी तरह से संवेदनहीन और गलत करार दिया है। कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है और केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। अब ये मामला ये सवाल खड़ा करता है कि क्या जजों को इस पर अच्छे से सोचना नहीं चाहिए, समाज के बारे में नहीं समझना चाहिए, कानून के बारे में नहीं समझना चाहिए? क्या उन्हें इस तरह की टिप्पणी से बचना नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार ऐसे फैसलों पर सख्त नाराजगी जता चुका है, फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? ये पूरी स्थिति बताती है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इस पर कड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम एक सख्त संदेश है जो बाकी जजों को सोच समझकर फैसले देने की नसीहत देता है, क्योंकि उनका एक फैसला पूरे समाज को प्रभावित करता है और एक गलत फैसला समाज में इंसानियत की धज्जियां भी उड़ा सकता है। ऐसे में ज़रूरी है इस विषय पर फिर से सोचना। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।